हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैक फॉर यू। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फ्रिक्शन पर होगा। वीडियो लास्ट एंड तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का। सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि न्यूटन बाबा ने कहा था फर्स्ट लॉ में कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तब हमने लगा अच्छा अगर ऐसा बात है तो हमने क्या किया, एक बॉल लिया, उस पर मोशन दे दिया, मोशन में कर दिए एक प्लेन सरफेस पर क्या हुआ, बॉल रोटेट करते 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 कुछ दूर पर जाकर उसका स्पीड में कमी आने लगी और लास्ट में क्या हुआ, वो बॉल कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो हमने सोचा कि न्यूटन बाबा ने कहा था कि बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए हम उसका मोशन में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, वो वही मोशन में तो मोशन में रहेगा। पर यहाँ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, तो सबसे पहले मेरा ये कंडीशन आया। तो हमने क्या किया, माइक्रो लेंसेज को लेकर ये प्लेन सरफेस को देखा तो ये प्लेन सरफेस नहीं था, ये हल्का सा इरेगुलर शेप में था, कुछ ऐसा था। इसी कारण से ये बॉल को कंप्लीट मोशन नहीं होने दिया, ये बॉल लास्ट में कंप्लीटली स्टॉप हो गया। ये जो था यही जो है यही फ्रिक्शन कहलाता है। ये बॉडी में फ्रिक्शन जनरेट किया, इसी कारण से बॉडी ये कंप्लीट मूव नहीं कर पाया और बॉडी स्टॉप हो गया। और इसमें यही एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है। हम लोग फ्रिक्शन को एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। और साथ में क्या किया, बॉल को अपोज किया, इसके मोशन को अपोज किया, इसलिए इसको हम लोग अपोजिंग फोर्स भी बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स भी बोलेंगे। देखिए तब क्या हुआ, जब हम उसको मोशन में दे दिया, इसका खुद का इंटरनल फोर्स था, ये मूव करते गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसका इंटरनल फोर्स जब इसका इंटरनल फोर्स लेस देन इक्वल टू अपोजिंग फोर्स हो गया, तब बॉडी क्या हुआ, कंप्लीटली स्टॉप हो गया। अब वो मोशन करना बंद कर दिया। पर जब अपोजिंग फोर्स लेस देन था इंटरनल फोर्स से, तब क्या हुआ कि वो बॉल रोल कर ही रहा था। बात क्लियर हो गया। यही आपका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। द अपोजिंग फोर्स, मतलब फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी मूवमेंट हो रहा है ब्लॉक को ये अपोज करता है। ओके, इसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बोलते हैं, या तो हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए गुड है या बैड है, ये हम लोग जानते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बुरा है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये अच्छा भी है बुरा भी है। पर जो लोग बोलेंगे अच्छा है या बुरा भी है, ये सही बोल रहे हैं। ये अच्छा भी होता है, ये गुड भी है और ये बैड भी है। जरा हम देखते हैं गुड और बैड कैसे है। ओके, गुड और बैड। देखिए सबसे पहले बात कि जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लैडर पे, अगर जो मतलब वुडन लेडर हो, ठीक है, या मेटल का लेडर हो, जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, अगर नीचे फ्रिक्शन ना होता, अगर सरफेस पे, अगर सरफेस कंप्लीट प्लेन होता, तब क्या होता है कि जो लेडर रखते हैं वो कंप्लीटली स्लाइड कर जाता है और लेडर गिर जाता है। पर लेडर ऐसा गिरता नहीं है क्योंकि नीचे कंप्लीट प्लेन नहीं रहता है, कुछ इरेगुलर सरफेसेस रहती है। इसी कारण से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सपोर्ट मिलता है लेडर को फ्रिक्शन फोर्स के कारण।
दूसरा देखिए, जैसे बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो क्या हम लोग उसको रोक पाते हैं? वो तो कंप्लीट मोशन ही करते ही रहता है। पर हम लोग जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को जनरेट करते हैं, इस कारण से बाईसाइकिल कंप्लीटली रुक पाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ब्रेक्स ऑफ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का ब्रेक्स, ठीक है, ये भी एक तरह का फ्रिक्शन का काम करता है। थर्ड, अब ये एग्जांपल हम लेके आ रहे हैं किस लिए, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि सरफेसेस पे नहीं हो सकता फ्रिक्शन, कहीं भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। जब हम लोग देखते हैं कि एस्ट्राइड जो हमारे स्काई से जैसे देखिए, एस्ट्राइड हमारे अर्थ सरफेस पर आने से पहले ही जल जाता है। क्यों जलता है, क्यों बर्न कर जाता है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है उसके सरफेसेस पे, इसी कारण से वो बर्न हो जाता है। तो लिख सकते हैं एस्ट्राइड आर बर्न इन एटमोस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सब जितना भी ये सब टर्म है, मतलब एस्ट्राइड मतलब कि अगर स्पेस में भी फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है। बात क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे गैसेस होती है और गैसेस ही फ्रिक्शन फोर्स को जनरेट कर देती है। ओके, अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोग शूज का ग्रिप में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि उसमें शूज का जब आप लोग उसको नया नया शूज को जब आप पीछे तरफ मूव करा के देखते हैं तो उसमें ग्रिप बना रहता है। वो क्या करता है कि स्कीट होने से बचाता है। अगर ग्रिप ना दे तो अगर हम कहीं प्लेन सरफेस में जा रहे हैं वहाँ स्कीट कर सकते हैं, इसी कारण से वहाँ ग्रिप दिया जाता है, वहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स आपका हीट को जनरेट करने का काम करता है। जरा कैसे करता है, जरा देखिए। जब हम लोग हैंड को रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए हीट जनरेट होता है। जब मशीन में जब घर्षण होता है, जब मशीन एक दूसरे से मूव करने की कोशिश करता है, तब वहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। जब वो सरफेस सही ना हो तब जब वो क्या करता है, हीट को जनरेट कर देता है। पर हम लोग गुड में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली हैंड रबिंग लेंगे। मशीन का हीट जनरेशन सही नहीं होता, क्योंकि हमको वहां पर हीट जनरेट नहीं चाहिए, इसी कारण से मशीन को नुकसान होता है, इसलिए वो बैड में जाएगा। पर गुड में हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ ठीक है। तो हीट जनरेट होता है जब हम लोग हैंड को रब करते हैं। मशीन में भी होता है हीट जनरेट, पर वहां पर हमको जरूरत नहीं रहता है, इसलिए वो बैड होता है। इसी कारण से मशीन में क्या होता है, सबसे यहां से उठ के आता है क्या कि वियर एंड टीयर हो जाता है मशीन में। कंप्लीट डिफिनेशन नहीं लिखा रहा, सिर्फ टर्म लिखा रहा समझने के लिए। दूसरा, ज़्यादा पावर का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फ्रिक्शन लग रहा है तो जो टरबाइन है, चाहे कोई भी पार्ट्स है मशीन का, जब वो मोशन दे रहा है, जब फ्रिक्शन लग रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा क्या कहते हैं, मोशन में कमी आ रही है, तो फिर उसको पावर और देना पड़ रहा है कि उसको मोशन में सही स्टैटिक मोशन करते रहे, मतलब कंप्लीटली, सॉरी स्टैटिक बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कंप्लीटली कंटिन्यूस मोशन करते रहे, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पावर देना पड़ेगा। और अगर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कम पावर में भी मोशन देते रहता उतना कंटिन्यूस। बात क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। देखते होंगे कि ज़्यादा फ्रिक्शन कहीं होने लगता है तो नॉइज जनरेट होता है, इस कारण से हम लोग लुब्रिकेंट डाल देते हैं, इसी कारण से उसमें नॉइज कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो एक चीज़ क्लियर है कि फ्रिक्शन से नॉइज भी
ठीक है। नॉइज होकर होता है मशीन पार्ट्स में। बात क्लियर हो गया। इसी का हम लोग लुब्रिकेंट देते हैं। तो ये रहा गुड और बैड। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा आपका होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर हो गया। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं और काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन भी, सॉरी, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन में एक पार्ट से और दूसरा आपका क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन, और उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो आपका दो तरह का फ्रिक्शन फोर्स है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट में रहे तब हम लोग क्या होता है उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और एक और बात, बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए ही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये भी क्लियर कर लीजिएगा। डिफिनेशन देखेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लिख सकते हैं बॉडी स्टैटिक कंडीशन हो, या बॉडी बोल सकते हैं रेस्ट में रहे तब, और इसको कह सकते हैं जब बॉडी मोशन में हो तब। क्लियर हो गया बात को। तो जब बॉडी रेस्ट में रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और बॉडी मोशन में रहे तो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। बात क्लियर हो गया, फ्रिक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। बात क्लियर हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि बॉडी आपका स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी जब एक बॉडी आपका स्लाइड करेगा दूसरे बॉडी के ऊपर तब क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उस कंडीशन में। पर अगर बॉडी रोल्स करेगा दूसरे बॉडी के ऊपर ओवर द अनदर बॉडी, तब क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। बात क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं फिगर के साथ। अगर ये सरफेसेस है, ये अनदर बॉडी है, मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक रख दिए। क्या कर दिए, ब्लॉक रख दिए। और ब्लॉक पर हम लोग पी मतलब पी का ये लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो बॉडी में क्या होगा, मोशन होने लगेगा। क्या होगा, मोशन होने लगेगा बॉडी में। पर उस कंडीशन में, और देखिए, और इस ब्लॉक का खुद का तो मास भी तो होगा mg, और इसके ऊपर नॉर्मल लगता है n। बात क्लियर हो गया। इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे mg होगा मास। ठीक है, वेट, सॉरी, मास इंटू ग्रेविटेशन वेट हो जाएगा आपका, यहाँ वेट लगेगा। बात क्लियर हो गया। तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा,
फ्रिक्शन फोर्स। बात क्लियर हो गया? ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं हम लोग। एक बॉडी है ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए, इसके ऊपर कोई बॉल है, इसको रोल करा रहा है, वो रोल करने लगा, इसका खुद का नॉर्मल होगा और मास भी होगा। तब देखा जा रहा है ये रोल करते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तब क्या हुआ, ये जब इधर जा रहा है तो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कभी कंफ्यूज मत करेगा, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी हम लोग उधर डायरेक्शन में लगा देते हैं। नहीं, जब ये रोल करके इधर डायरेक्शन मूव कर रहा है, जब इधर मूव करेगा इधर, तब हम क्या करें, इधर साइड से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बात क्लियर हो गया? चाहे इधर भी शो कर सकते हैं, चाहे इधर शो कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? तो ये था आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। एक और फ्रिक्शन आता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। क्लियर हो गया बात को? तब आते हैं हम लोग पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन समझते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ। यहां से हमको क्लियर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में कुछ डाउट होगा तब क्लियर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ डाउट होगा तब आपको क्लियर हो जाएगा इस ग्राफ के थ्रू। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी को लेंगे, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि P फोर्स से आप लोग क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बॉडी मोशन नहीं दे रही है, बॉडी अभी भी स्टॉप है। जब इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो बॉडी स्टॉप था, तो यानी मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसको मोशन नहीं होने दे रहा है। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं फिर भी मोशन नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है उस बॉडी पर। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्या किया, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाएं फिर भी मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो बॉडी पर 3 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। पर देखिए जैसे कि हम 3 न्यूटन से फोर्स को आगे बढ़ाएं वैसा ही क्या हो गया कि वो मोशन करने लगा, और मोशन जो कर लगा तो हमको जब वैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, हम लोग को जितना फोर्स लगाते हैं उससे कम ही फोर्स हमको फील होने लगा। जरा आप देखिए आप गौर से कि अब जब कोई बॉडी आप खुद देखिएगा उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है या देखिए अगर बॉडी है इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पर ये मोशन में नहीं आ रहा। जैसे ही हम क्या करें फोर्स को बढ़ाएं उससे क्या वो बॉडी एकाएक हमको फील फोर्स कम फील होने लगा और बॉडी एकाएक मूव करने लगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकाएक स्लाइटली डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो एक लिमिट पहुंच जाता तो मतलब एक लिमिट रेट है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम अगर आगे बढ़ाएं तो हमको बहुत कम फोर्स फील होता है, उसका बॉडी कंटिन्यूअस एक ही फ्रिक्शन फोर्स पर मोशन होने लगता है। जरा देखिए ये जो पॉइंट है जहां से क्या हुआ कि बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले का जो पॉइंट है जो स्टार्ट किया है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब ऐसा पॉइंट जहां से अगर हम फोर्स को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हो गया? यही आपका था लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां पर देखिए इस ग्राफ में कि मोशन तो नहीं हो पा रहा है, जब मोशन नहीं हो पा रहा है तो ये फ्रिक्शन तो लग ही रहा है इस पर, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखिए जब ये पॉइंट है इसके बाद से क्या हो रहा है कि जब बॉडी स्लाइटली मूव करने लग रहा है, मोशन दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है एक लिमिट
तक लग रहा है कि अगर 2 न्यूटन से कम, 1 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा 2 न्यूटन से कम लग रहा है तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, पर बॉडी मोशन में आ गया, इसका मतलब कि ये डायनेमिक फ्रिक्शन है, या इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गया? तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन है। तो अब इसको डिफिनेशन में देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोल रहा है? इट इज द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऐसा फोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखे तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें तो हटा देते हैं तो क्या बॉडी मोशन में आ जाएगा, पर हम लोग क्या करें उसको रेस्ट में रख रहे हैं क्योंकि उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बात क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। इट इज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां से इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, पर देखिए ये हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। इसके बाद से मोशन हो जा रहा है यानी डायनेमिक में चल जा रहा है, यानी हम इसलिए इसको स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गया? which comes into play when an object is just about to slide over the surface of different object। ठीक है, जैसे स्टार्ट हो जाए ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसको मोशन देना स्टार्ट हो जाए, वही कंडीशन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर हमारा वैल्यू थोड़ा सा भी स्लाइटली बढ़ाते हैं, उससे क्या हुआ? मोशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एन एक्सर्टेड एक्सटर्नल फोर्सेज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी बिगिंस टू मूव। जैसे हमारा जो एग्जर्ट मतलब कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, वैसे ही क्या हुआ? बढ़ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से वो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो हमारा बॉडी क्या होगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। बात क्लियर हो गया? ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। इट इज डिफाइन एज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मूविंग सरफेस। अगर हम लोग सरफेस को, मतलब कि सरफेस और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक दूसरे से, मतलब रिलेशंस के साथ, ठीक है, तब क्या होगा कि उस कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन उसको बोलेंगे। बात क्लियर हो गया? तो यही था आपका तीनों। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन को। एक और आपको बात बता देते हैं आपको, उसके बाद देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये फिगर से समझ आया कि जो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और वो ग्रेटर देन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। देखिए ये हमारा ज़्यादा है। ओके, ये फिगर से एक चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, तो पहला लॉज क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। मतलब कि वो किस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कितना रफ है। अगर रफ ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जितना कम रफनेस होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, पर एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? ठीक है, और एक मतलब कि एक लिमिट होता है, ऐसा कि नहीं ज़्यादा रफनेस होगा कुछ ज़्यादा ही लगेगा, ऐसा नहीं है, एक कंडीशन है आपका। ठीक है, सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, इस पर हमारा इतना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है इस पर, और इस पर कुछ ज़्यादा ही एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, तब फ्रिक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि नहीं कि इसमें कम लग रहा है इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, इसमें ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। इस पर इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि एरिया कितना कवर कर रहा है, डिपेंड करता है कितना उसका मास है। बात क्लियर हो गया? वेट कितना है। इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड अपोजेस मोशन। ये टेंजेंशियली फोर्स लगता है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये टेंजेंशियली लग रहा है। बात क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि बात किए थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन का। तो जरा देखते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। ओके, तो देखिए जैसा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेके चले थे एफ एक्स मैक्स, ओके, वो प्रोपोर्शनल क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। एन जो हम लोग देखे थे कि देखिए जरा फिगर के साथ आपको समझाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर mg लगा रहे हैं, mg वेट, ओके, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन n है। बात क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स लगा रहे थे और उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक। वो क्या होगा जो एफ एक्स मैक्स है, मतलब कि ये जो लग रहा है एफ एक्स मैक्स, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है नॉर्मल का। बात क्लियर हो गया। ओके, तो देखिए जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मैक्स प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा एक साइन आ जाएगा म्यू, ठीक है, म्यू एन, और ये म्यू एस क्या है? ठीक है, यही आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर हो गया। अब इसको हम सारा साइन हटाते हैं तो नॉर्मल हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू म्यू एन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, और वही डायनेमिक कंडीशन में होगा तो क्या होगा? एफ के इक्वल टू म्यू के बाई म्यू के इंटू एन। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला आता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो ये आपका कंडीशन था। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग एंगुलर रिपोज देखेंगे, इस फॉर्मूला को और गौर से देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बात क्लियर हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा फैमिली से जुड़ने के लिए, और जो जुड़े हुए हमारे फैमिली से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।